अगर बात हो रही हो एक ही बॉम्ब से पूरे के पूरे शहर तबाह करने की, तो आई कैन बेट आपके दिमाग में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का ही ख्याल आएगा। आज अगर इंसानों के पास कोई सबसे खतरनाक हथियार है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही हैं। हम अक्सर सुनते हैं ये बॉम्ब्स कितनी तबाही मचा सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं? इनके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं? आइए आज इस वीडियो में इन्हीं की बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं क्लास ऑफ क्यूरियोसिटी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूरेनियम एक पत्थर का टुकड़ा था जिसकी बेसिकली कोई वैल्यू नहीं थी। पर सिर्फ 40 साल यानी केवल एक जनरेशन बाद यही यूरेनियम बन जाता है धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक और कीमती रॉक। यूरेनियम एक तरफ ताकत रखता है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की एनर्जी नीड्स फुलफिल करने की, बिना किसी पॉल्यूशन के काफ़ी जनरेशंस तक। और वहीं दूसरी तरफ ये इतनी भी ताकत रखता है कि ये इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए धरती से साफ कर सके। अर्थ के बनने से पहले की बात है, एक स्टार में एक्सप्लोजन होता है, एक सुपरनोवा। उस अविश्वसनीय तबाही और हीट के माहौल में बनता है एक एलिमेंट यूरेनियम, जो अपने अंदर समेटे हुए है उस एक्सप्लोड होते स्टार की एनर्जी। 4.5 अरब सालों बाद उसी एक्सप्लोडेड स्टार के मलबे से बनती है हमारी अर्थ, और यूरेनियम अंदर दबता चला जाता है उस गर्मा गर्म उबलती हुई धरती पर। कई सालों बाद अर्थ ठंडी होती है और उसी के साथ उसके अंदर दबा यूरेनियम भी। दोस्तों, एटम बॉम्ब्स को समझने से पहले समझते हैं एटम के स्ट्रक्चर को। एक एटम के सेंटर में होता है छोटा सा न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम अलग नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड रहते हैं। इनफैक्ट एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं उसी से पता चलता है वो एटम किस एलिमेंट का है। जैसे एक प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, जो सबसे छोटा एटम होता है। इस ब्रह्मांड में हर एक एटम जिसमें केवल एक प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन का है। 2 प्रोटॉन वाला होगा हीलियम का। अब किसी हीलियम के एटम में 2 न्यूट्रॉन होंगे, किसी में 3, पर प्रोटॉन का नंबर फिक्स्ड है किसी भी एटम के लिए। ऐसे ही 6 प्रोटॉन मतलब कार्बन, 8 ऑक्सीजन और यूरेनियम जैसे भारी भरकम न्यूक्लियस में होते हैं 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स। ये धरती पर मौजूद सबसे बड़ा न्यूक्लियस है। पर यह कुछ अजीब करता है, ये अपने न्यूक्लियस में से कुछ छोटे छोटे टुकड़े अलग करता रहता है। ये टुकड़े ही रेडिएशन है। इन टुकड़ों में प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं। एक मिनट, अगर यूरेनियम के न्यूक्लियस में से कुछ प्रोटॉन्स निकल गए तो अब वो यूरेनियम तो बचा ही नहीं। जी बिल्कुल, अब वो थोरियम बन चुका है, एक कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट, वो भी अपने आप बिना किसी के कुछ करे। अब थोरियम अपने आप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये भी अपने न्यूक्लियस के कुछ छोटे टुकड़े अलग करता रहता है, जिससे रह जाता है प्रोक्टाटिनियम। इन नए बनते जा रहे एलिमेंट्स को बोला जाता है डॉटर्स। इसी तरह बनते रहते हैं रेडियम, रेडॉन, पोलोनियम। यूरेनियम 14 बार चेंज होता है, यानी 14 डॉटर्स। लास्ट में बचता है लेड, जो स्टेबल है और किसी और में चेंज नहीं होता। अब आप लोग अगर क्लास ऑफ क्यूरियोसिटी पर हो तो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc² के बारे में तो जानते ही होंगे। E मतलब एनर्जी, m मतलब मास, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर मतलब एक बहुत बड़ा नंबर। सिंपल वर्ड्स में इस इक्वेशन का मतलब ये है कि एक छोटा सा मास भी बहुत ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। हर बार जब यूरेनियम अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर बदलता है, एक छोटा सा मास उससे अलग हो जाता है, जो आइंस्टाइन के मुताबिक भयानक मात्रा में एनर्जी पैदा करता है। दोस्तों, अभी जो हमने यूरेनियम 238 एटम देखा, 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स वाला, ये रेडियो एक्टिव तो है, पर इससे हम एटम बॉम्ब नहीं बना सकते। इसे पहले एनरिच करके बनाना पड़ता है यूरेनियम 235, जिसमें प्रोटॉन्स तो 92 ही होते हैं, पर न्यूट्रॉन्स 146 की बजाय 143। जिस फोर्स से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। पर यूरेनियम का न्यूक्लियस इतना बड़ा और अनस्टेबल है कि अगर हम इसमें सिर्फ एक भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड करें तो वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसे हम फिशन कहते हैं। और अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों टुकड़ों को आपस में बांध लेती है, बट इन दोनों का मास ओरिजिनल न्यूक्लियस से कम आता है। दैट्स इट, मास हो गया एनर्जी में ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से।
इसी रिएक्शन में रिलीज होते हैं 2-3 न्यूट्रॉन्स जो अगर बाकी के यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई से टकराएं तो उनका भी फिजन होगा, जहां से और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो ऐसे ही एक यूरेनियम न्यूक्लियस से स्प्लिट होंगे 2, फिर 4, फिर 8, 16 और ऐसे ही अरबों खरबों न्यूक्लियस स्प्लिट होते चले जाएंगे, हर एक अपने साथ एनर्जी रिलीज करते हुए। इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब के पीछे का बेसिक कंसेप्ट है। दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को 2 कैटेगरीज में रखा जाता है, एटॉमिक बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स। एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब्स की। हाइड्रोजन बॉम्ब्स एक्चुअली सेकेंड जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स है, जिनमें फिजन सिर्फ एक ट्रिगर का काम करती है और असली तबाही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होती है। ये वही रिएक्शन है जिससे सन को अपनी एनर्जी मिलती है। इस रिएक्शन में यूज होते हैं हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, जिनमें प्रोटॉन तो एक ही होता है पर न्यूट्रॉन्स 2 और 3 होते हैं। इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर बन जाते हैं हीलियम, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और साथ ही रिलीज होती है फिजन रिएक्शन से कई गुना ज्यादा एनर्जी। पर क्योंकि न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए हम साथ में एक फिजन डिवाइस लगाते हैं जो टेम्परेचर को 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर ले जाता है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब कितना बड़ा धमाका कर सकता है, इसे हम TNT इक्विवेलेंट वैल्यू से नापते हैं। TNT एक काफी कॉमन एक्सप्लोसिव है जो नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब्स बनाने में यूज होता है। एक न्यूक्लियर हथियार से होने वाला एक्सप्लोजन कितना बड़ा है, ये समझने के लिए हम इसे कंपेयर करते हैं कि इतना ही बड़ा धमाका करने के लिए कितनी मात्रा में TNT की जरूरत होगी। जनरली ये वैल्यू किलोटन्स या मेगाटन्स में होती है। वैसे तो एटम बॉम्ब्स किसी वॉर में आज तक केवल 2 ही बार यूज हुए हैं। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटम बॉम्ब गिराया था, जो करीब 13 से 18 किलोटन्स का था, और दूसरा फैट मैन जो इसके 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर गिराया गया, और ये करीब 21 किलोटन का था। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन से फैलने वाली शॉक वेव से तो लोग मरते ही हैं, पर इन्हें इतना खतरनाक माने जाने की वजह दरअसल रेडिएशन है, जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही महसूस कर सकते। किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से मेनली 3 तरह की रेडिएशन निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेडिएशन तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, बीटा रेडिएशन थोड़ी ज्यादा सीरियस है। ये किसी इंसान को कई 100 मीटर तक भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। नुकसान जैसे रेडिएशन से स्किन जलना या फिर अंधे हो जाना। बात करें गामा रेडिएशन की, तो इससे केवल एक ही चीज बचा सकती है, लेड और कंक्रीट की काफी मोटी लेयर। अदरवाइज ये शरीर के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है और कैंसर और जीन म्यूटेशंस यानी इंसान के DNA में कुछ चेंजेस कर जाती हैं, जिससे उनके होने वाले बच्चे तक उस इफेक्ट से नहीं बच पाते। तो दोस्तों, यही सब था न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में। उम्मीद है कि फ्यूचर में इंसान एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन ना बन जाएं कि आपस में ही एक दूसरे को ख़त्म कर लें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।